So now 11th class, we just need to now move on along with this chapter that yesterday we have completed till the usage of writing, जहाँ पे अपने लोगों ने ये किया था कि इन लोगों की राइटिंग स्किल बहुत डेवलप्ड हो गई थी और इनका जो सिस्टम था राइटिंग का वो सिलेबल वाला सिस्टम था जिसमें वर्ड्स को ब्रेक करके उसके बाद उसका एक वर्ड बनाया जाता था और फाइनली उसको प्ले के ऊपर एनग्रेव किया जाता था। अच्छा, अब हम ये देखते हैं, अब अपने न्यू टॉपिक पे आते हैं जो है अपना urbanization in the southern Mesopotamia. So when we talk about urbanization, we need to understand, जैसे हमने कल स्टार्ट किया था कि urbanization का मतलब होता है डेवलपमेंट इन एवरी सेंस, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब ये नहीं होता है कि अपने सपोज प्रोडक्शन ज्यादा है या किसी एक फील्ड में डेवलप्ड है, पर इसका मतलब ये होता है कि दे आर डेवलप्ड इन certain way in which they know writing, their trade is developed, टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखें तो भी उनमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन उनकी बहुत अच्छी है और जिसके कारण वो एक दूसरे से क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। नाउ अपने इसमें ये देखेंगे कि इस टाइम पे मेसोपोटामिया में जब सिटीज डेवलप हुई थी तो वो बेसिकली 3 टाइप की सिटीज थी, उरुक, उर और मारी। ये एग्जाम्पल्स हैं 3 टाइप ऑफ सिटीज के। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ हम बोलेंगे, फर्स्ट जो सिटीज डेवलप हुई थी वो डेवलप हुई थी अराउंड दी टेम्पल। हम पढ़ेंगे कि टेम्पल जो है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया था हर चीज का। जैसे कि हम देखेंगे कि धीरे धीरे जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज शुरू हुई थी ना, चाहे हम बोलें कि वो जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, रिगार्डिंग द ट्रेड, या सपोज कोई चीजें एक्सचेंज करनी है, और बहुत सारी चीजें जो है वो डिपॉजिट भी करते थे कहाँ पे, टेम्पल्स में एज डोनेशन एंड गिफ्ट। तो हम ये डिटेल में पढ़ेंगे कि टेम्पल को सेंटर ऑफ एवरीथिंग माना जाता था और कहीं ना कहीं ओनर ऑफ एवरीथिंग भी माना जाता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सिटीज जो है वो टेम्पल के अराउंड ही बिल्डअप होने लग गई। जो लोग दूर दूर रहते थे, दूर फार ऑफ विलेजेस में रहते थे, उनको भी ये लगता था कि हम टेम्पल के आसपास जाके रहे, इससे क्या होगा, अपनी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि वहां पे और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो डेवलप हो रही थी। तो जो फर्स्ट टाइप की हमारी सिटीज डेवलप हुई थी वो हुई थी अराउंड दी टेम्पल। नेक्स्ट जो हमारी टाइप ऑफ सिटीज जो डेवलप हुई थी वो हुई थी अराउंड ट्रेड सेंटर्स, यानी जहाँ पे ट्रेड जब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो रहे थे तो धीरे धीरे क्या हुआ था कि लोग उसके आसपास ही जाके रहना शुरू कर दिए थे, एंड पीपल वर एक्चुअली लिविंग देयर सो दैट दे नो दैट यहाँ से क्या क्या चीजों का ट्रेड हो सकता है, कैसे वो फ्लरिशिंग लाइफ जी सकते हैं, और जहाँ पे भी डेवलप होता है वहाँ पे चीजें आराम से अवेलेबल होती हैं, सारी फैसिलिटीज होती हैं, तो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे उसी जगह पे जाके रहना चाहते हैं। एक नॉर्मल सी बात है, अपने भी अगर जनरली इफ यू थिंक पीपल ऑलवेज वांट टू गो और शिफ्ट टुवर्ड्स सिटीज, सिटीज के पास क्यों रहना चाहते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। तो सिमिलर इज द केस, जहाँ पे भी इनको लगता है सारी फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल है वहां जाके रहें, और जैसे जैसे वहां जाके ज्यादा लोग रहते हैं वो नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हर टाइप की फैसिलिटीज यूज करते हैं, तो वो धीरे धीरे एरिया क्या हो जाती है, इट डेवलप्स फ्रॉम अ रूरल टू अर्बन एरिया। जैसे हमने पहले भी किया था कि किसी भी अर्बन एरिया को ये भी जरूरी है बोलना, होना अर्बन एरिया होने के लिए ये जरूरी है कि वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर हो। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है कि पीपल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर वेरियस थिंग्स। तो इससे मेरा मतलब क्या है, इससे मेरा ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि भाई मैं एक एज एन इंडिविजुअल मैं ही ग्रो कर रही हूँ, जो फूड आइटम्स मुझे चाहिए, फूड ग्रेन्स मुझे चाहिए, और साथ में मैं ये भी कर रही हूँ कि अगर जो कपड़े चाहिए वो भी मैं खुद ही वीव ऑन कर रही हूँ, और सपोज मुझे जो पॉटरी चाहिए वो भी मेरे घर पे ही हो रहा है। तो ये जब होगा तो वो एरिया को हम अर्बनाइज नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हो जाएगी सेल्फ सफिशिएंट एरिया, और जब वो सेल्फ सफिशिएंट एरिया हो जाएगी तो फिर ऑब्वियसली लोग उसमें और डेवलपमेंटल फेजेस नहीं होंगे।
तो डेवलपमेंटल फेजेस तब होंगे जब हम क्या करते हैं कि जो लोग हैं वो दूसरे के ऊपर एक पर्टिकुलर चीज को छोड़ के बाकी चीजों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो अर्बन एरिया तभी डेवलप होती है जब वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर भी हो। तो और जो है वो भी धीरे धीरे इसीलिए सेंटर ऑफ ट्रेड बन रहा था। थर्ड जो हमारा एग्जाम्पल है जो है मारी, ये वो एग्जाम्पल है जहाँ पे इंपीरियल सिटीज डेवलप हुई थी। इंपीरियल सिटीज एज द नेम सजेस्ट कि जहाँ पे राजा, वहाँ पे उस टाइम के जो बड़े लोग थे, प्रीस्ट एंड द बिग किंग्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, वो लोग जहाँ रहते थे उसके आसपास भी धीरे धीरे क्या होने लग गई थी, सिटी डेवलप होने लग गई थी। तो जब सिटी डेवलप होने लग गई थी तो ऐसी सिटीज को हम लोग बोलते थे इंपीरियल सिटीज। अब जो हमारी इंपीरियल सिटीज हैं, ये इसका एग्जाम्पल है अपने अपने पास मारी, और जो मेन सिटीज मेसोपोटामिया की थी वो थी उरुक और मारी और निन्वा, जिसमें से अपने को पता है उरुक जो है वो थी सिटी जो डेवलप हुई थी अराउंड द टेम्पल, उर हुई थी अराउंड द ट्रेड, एंड मारी जो है वो थे इंपीरियल सिटी। अब एज आई टोल्ड यू कि जो अपनी सबसे इम्पोर्टेंट सिटी जो डेवलप हुई थी वो डेवलप हुई थी अराउंड मेसोपोटामिया। जो अराउंड मेसोपोटामिया हुई थी वो थी बेसिकली टेम्पल सिटी। तो जो हमारी टेम्पल सिटीज थी उसके पास अपने पास बहुत अर्ली एविडेंसेस है। सबसे पहले जो टेम्पल सिटीज बनी थी वो बनी थी इन सिलेक्टेड स्पॉट्स इन देयर विलेजेस, और ऐसे लग रहा था वो बिल्ड करके उसको रीबिल्ड कर रहे थे। और इनिशियली जब वो डेवलप्ड हुई थी तो स्मॉल श्राइन्स थी, मतलब स्मॉल फॉर्म ऑफ टेम्पल्स थे, और अनबेक्ड ब्रिक से बनी थी। अनबेक्ड यानी कि उनको दे वर नॉट मेड दो दैट स्ट्रॉन्ग बाय हीटिंग देम अप, ठीक है। लेटर ऑन ऑब्वियसली इसको और वो लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। टेम्पल जो है दे वर नॉट सिमिलर टू द नॉर्मल रेजिडेंशियल हाउसेस। वेरी ऑब्वियस है, आपने जाते हैं टेम्पल्स में, आर दे मेड लाइक आवर हाउसेस? नो। क्यों? बिकॉज दे हैव स्पेशल पोजिशन, क्योंकि दे आर कंसिडर्ड दी होम ऑफ द गॉड्स, यानी कि जो गॉड है उनका घर माना जाता था उसको, इसीलिए उनको बहुत थोड़ा डिजाइनर वे में और थोड़ा डिफरेंट वे में बनाया जाता था। जो मेन गॉड जिनको पूजा की जाती थी उस टाइम, द गॉड हु वर वर्शिप्ड एट दैट टाइम were basically moon god, जिसको we call as he was a moon god of Ur. Then we have Inanna, the goddess of love and war, and we have many more. Now always remember, जब हम ancient times की बात करते हैं तो लोगों को ये कुछ ऐसी चीजें थी जो समझ नहीं आती थी, या कंसेप्ट अगर नोन भी थे जिन चीजों पे अपना कंट्रोल नहीं होता। स्पेसिफिकली अगर बात करें नेचुरल चीजें, लोग उसकी पूजा करते हैं। इफ यू नो कि इनिशियली जो अपने गॉड जिनमें लोग बिलीव करते थे अपने इंडिया में भी, जैसे सूर्य देव सन गॉड, इंद्र देव यानी कि गॉड ऑफ रेन, यानी जो नेचुरल हैपनिंग्स है जिसके बारे में जिसका कंट्रोल अपने हाथ में नहीं है, लोगों को उनको लोग गॉड बनाते थे ताकि वो हमसे प्लीज रहे। नेचुरल जो हैपनिंग्स है और हम मतलब जैसे हम चाहते हैं वैसे हो, तो उनकी पूजा करते थे। उसी टाइम से जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो भी जनरली जो ऐसी चीजों को ही गॉड गॉड समझ के उनकी पूजा करते थे। जैसे मून गॉड है, देन वी हैव मेनी अदर फॉर्म्स, देन एज आई सेड की गॉड ऑफ लव एंड वॉर, जिससे कि भाई अपनी जो एरिया वो प्रॉस्परस रहे, लोग आपस में प्यार से रहे, और जब भी वॉर हो तो हमारी एरिया जीते। अब धीरे धीरे जो टेम्पल्स है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट करने लग गए। अब जो बेग ब्रिक्स यूज करने लग गए, आगे उनकी ओपन कोर्टयार्ड था, यानी आगे बहुत खुला हॉल था, और इसके अराउंड जो है टेम्पल में अलग अलग वॉल्स बनी हुई रहती थी। टेम्पल्स की इस टाइम जो वॉल्स थी ऐसे लगता था एक वॉल अंदर जा रही है फिर नेक्स्ट वॉल विल कम आउट, मतलब बहुत सारी एंट्रीज होती थी एंड पीपल कुड इजीली गो इनसाइड and obviously pray to whichever god they wanted। और जो गॉड है ऑब्वियसली वो सेंटर में होते थे, प्लेस ऑफ फोकस होता था उनका। एंड देन अलोंग विद दैट यू विल नोटिस कि ये क्या करते थे, देयर वाज अ वेरी बिग एरिया वेयर द वॉल्स यूज्ड टू गो इनसाइड एंड देन कम आउट, यानी लोग आराम से अंदर जा सकते हैं मंदिर में, अपनी पूजा करके वो वापस आराम से आ सकते हैं। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड that God was the focus of worship. Now
फॉर हिम और हर, इनके लिए यानी कि गॉड के लिए जो है लोग लाते थे ग्रेन, कर्ड, फिश। और ये जो फ्लोर्स है, ये हम कैसे बता सकते हैं? वी हैव सर्टेन एविडेंसेस ऑफ दीज। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जो फ्लोर्स हैं टेम्पल्स के, वहां पे अपने को बहुत सारी फिश बोन्स मिली है। मतलब कि लोग बहुत ग्रेट अमाउंट में ये जो है गिफ्ट करते थे इन द टेम्पल्स। Now, God were considered the owner of agriculture fields, fisheries and the herds of local community। यानी God जो है उनको इस सबका ओनर माना जाता था, चाहे वो फिशेस हो, चाहे वो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड्स हो, चाहे हर्ड्स ऑफ लोकल कम्युनिटी, यानी लोकल कम्युनिटी है जिनके पास सपोज बहुत सारे अपने कोई सपोज ये गोट्स हैं, काउस है, ऐसी ये सारी चीजें, इनको भी क्या है किसकी माना जाता था अथॉरिटी इनके ऊपर? गॉड की ही थ्योरेटिकली, मतलब पेपर में लिखा हुआ था जो उनके क्ले टैबलेट में कि इन सब के ओनर कौन है? गॉड ही है। अब धीरे धीरे ये तो हो गया चलो कि ओनर मानते हैं और यहाँ पे लोग कर्ड्स, फिशेस ये सब गिफ्ट करते थे। पर अब धीरे धीरे ये जैसे मैंने बोला कि वो ये जो टेम्पल सिटीज है यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों होने लग जाएगी? क्योंकि यहीं पे बहुत सारी और चीजें होने लग गई थी। बहुत सारी और चीजें क्या होने लग गई थी जिसको हम बोल सकते हैं कमर्शियल वाली चीजें। तो व्हेन आई टॉक अबाउट द कमर्शियल थिंग्स, व्हाट स्पेसिफिकली आई मीन बाय दैट? सबसे पहले यहाँ पे ऑयल प्रेसिंग हो गई थी, यानी जिन फूड आइटम से ऑयल निकाला जाता है जैसे मस्टर्ड सीड्स एंड ऑल, उनको वहां पे ऑयल प्रेसिंग की जाती थी। देन वहां पे ग्रेन की ग्राइंडिंग की जाती थी। ऑब्वियसली यू नो ग्रेन्स को आटा बनाने के लिए वी नीड टू ग्राइंड इट ताकि उसको आगे कंज्यूम किया जा सके। ग्रेन की ग्राइंडिंग होती थी, स्पिनिंग होती थी, वहां पे वीविंग ऑफ वुलन क्लोथ होता था। यानी धीरे धीरे जो टेम्पल्स है वो कमर्शियल सेंटर्स भी बनने लग गए थे। कोई भी जगह, कोई भी चीज जो कि एक हाउस होल्ड लेवल से यानी घर के लिए अगर बना रहे हो, उसके अलावा अगर आप लार्ज स्केल पे बना रहे हो तो वो जो है उसके रिटर्न रिकॉर्ड्स, कौन मर्चेंट्स उसमें डील कर रहा है, ग्रेन्स कहाँ से किसको दिए जा रहे हैं, और कितना भी ट्रेड जो हो रहा है, चाहे फिशेस का हो रहा है, ब्रेड का हो रहा है, फ्लो एनिमल्स का हो रहा है, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज है इनका रिकॉर्ड कहाँ पे होता था? इनका रिकॉर्ड टेम्पल में रखा जाता था। इसीलिए हम बोलते हैं कि टेम्पल जो है कहीं ना कहीं एक सिर्फ नॉट, इट वाज नॉट ओनली अ प्लेस ऑफ वर्शिपिंग, या कहीं ना कहीं इसको रिलीजियस उससे हम नहीं बोल सकते हैं कि भाई रिलीजियस हेड है या रिलीजियस सेंटर था। पर धीरे धीरे ये क्या हो गया था? धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं एक कमर्शियल सेंटर बन गया था। सारे ट्रेड, सारे जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी वो कहीं ना कहीं टेम्पल से ही स्टार्ट होती थी। तो इससे अपने बोल सकते हैं कि टेम्पल यस बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मेसोपोटामिया एंड जनरली बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट सिटीज या यहाँ के जो इम्पोर्टेंट साइट्स है वो इसीलिए ही डेवलप हुए थे क्योंकि टेम्पल धीरे धीरे डेवलप हो गए थे। तो लोग जो है धीरे धीरे टेम्पल के पास आके रहने लग गए थे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम अपने जो कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं अबाउट दी मेसोपोटामियाज ज्योग्राफी। जो हमने बोला था यहाँ पे कि जो एग्रीकल्चर है मेसोपोटामिया का वो बहुत ही अच्छा है। तो when I said that the agriculture of the Mesopotamia was really good, but we need to understand कि कुछ problems यहाँ भी थी। As I said कि यूफ्रेट्स रिवर से जब जो रिवर और उसकी जो फाइनली चैनल्स आते हैं तो इसके बाद आने के बाद क्या होता है कि वो अलग अलग चैनल्स की तरफ मूव करते हैं, अपना कोर्स बदल लेते हैं। पर यू नो नेचर इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। तो कभी कभी क्या होता है कि जो नेचर है वो अपने कोर्सेज चेंज कर लेता है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कभी तो बहुत ज्यादा फ्लड आ जाती थी और कभी कभी क्या होता था कि जो रिवर है वो अचानक से अपना कोर्स ही बदल लेती थी। तो जब नेचर अपना कोर्स बदलती थी तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर पे क्या पड़ता था? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। अगर फ्लड आ गई है तो भी प्रॉब्लम है, अगर कोर्स ही चेंज हो गया रिवर का तो उस एरिया पे क्या हो जाएगी? अचानक से बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा वो एरिया और एग्रीकल्चर वहां पे प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। अब
अगेन यू कैन आस्क मी क्या मैम हाउ डू वी नो कि कोर्स बदल गया था रिवर का, या इससे लोगों को प्रॉब्लम आ गई थी? क्योंकि अपने पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है कि है ना 2-3 इयर्स तो लोग है ना एक एरिया में रहे थे, फिर अचानक से है ना उस एरिया से शिफ्ट होके थोड़ा सा फ्यू किलोमीटर्स आगे हो गए। फिर कुछ ट्रेसेस है कि रिवर्स के कुछ चैनल्स वहां से फ्लो कर रहे थे। तो इससे अपने को क्या पता चलता है कि वहां के लोग अकॉर्डिंग टू द रिवर बहुत बार शिफ्ट करते थे अपनी रहने की और अपनी कल्टीवेशन की जगह। ये तो हो गए कि नेचर जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, पर एज यू नो ह्यूमन बीइंग जो है दे आर आल्सो द वंस हु आर ऑलवेज इंटरफेयरिंग, और हमेशा एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं क्या क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम। तो दीज पीपल वर आल्सो नॉट दैट डिफरेंट। जो लोग ऊपर की तरफ रहते थे, अपस्ट्रीम की तरफ रहते थे, वो बहुत बार क्या करते थे, खुद को अपने खेतों के लिए या अपने फार्म के लिए अगर उनको ज्यादा पानी चाहिए होता था तो वो क्या करते थे कि वो बहुत ज्यादा पानी जो है अपनी फील्ड्स में ही इंगेज कर लेते थे, ताकि जो फिर जो जब तक वो पानी नीचे वाले लोगों के लिए पहुंचता था वो बहुत लेस अमाउंट में पहुंचता था, जो कि वहां के लोगों के लिए कल्टीवेशन के लिए इनफ नहीं होता था। बहुत बार ये लोग क्या करते थे, जैसे किसी साल पानी थोड़ा कम है तो जो उसमें सिल्ट इकट्ठा होता है ना उसको प्रॉपरली क्लीन अप नहीं करते थे। तो इफ दे डोंट क्लीन अप यू नो, बहुत ज्यादा अगर कहीं पे मिट्टी इकट्ठी हो जाए तो वो ठीक से नीचे पहुंच नहीं पाती थी, प्रॉपर वाटर कुड नॉट रीच एट दी डाउन स्ट्रीम, जिसके कारण जो लोग डाउन स्ट्रीम्स में रहते थे उनको भी बहुत ज्यादा क्या होती थी, प्रॉब्लम्स होती थी। So these were actually the problem with the Mesopotamian people faced, either due to the nature or maybe because of the activities of other Mesopotamian people. तो इसका मतलब ये है कि जो हमने बोला है कि उनका जो एग्रीकल्चर है वो वैसे तो बहुत अच्छा था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस यूफ्रेट्स एंड द टाइग्रिस रिवर, बट बहुत बार ये होता था कि मतलब वही है कि कभी फ्लड्स हो जाती थी, कभी ड्राई अप हो जाता था, कभी जो अपस्ट्रीम वाले लोग हैं वो वाटर को क्या कर लेते, अपने लिए स्टोर कर लेते थे, और नीचे वाले लोगों के पास पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती थी। So this actually happened and people were having few problems if we talk about this agriculture part. अब if I say कि मैंने ये एग्रीकल्चर की बात क्यों बोली है, अगर यू में से कि मैम हम अभी टेम्पल्स की बात कर रहे थे तो अचानक से वाई आर यू मूविंग ऑन टू दिस डिफरेंट टॉपिक, बिकॉज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है। अब क्या होता था, एवरी एरिया वांटेड कि हमारे पास ऑब्वियसली वो ऐसी एरिया हो जहाँ पे हम अच्छे से कल्टीवेशन करें और हमारे पास कहीं ना कहीं मोर फर्टाइल एरिया हो। तो जो चीफ्स होते थे हर एरिया के वो कंटिन्यूस वॉर में एंगेज रहते थे, ताकि वो क्या कर सके, उस एरिया पे जो ज्यादा फर्टाइल है उसके ऊपर कंट्रोल कर सके। और ये लोग ऑब्वियसली जब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, कभी एग्रीकल्चर में कमी हो गई, कभी इनके पास जो इनकी लिविंग जो जिस तरीके से लिविंग करते थे उसमें अगर प्रॉब्लम्स है तो ये लोग ऑब्वियसली यही करते थे कि भाई सामने वाले के साथ वॉरफेयर करके उनके पास जितने भी रिसोर्सेज है उनको अपने उनसे ले लेते हैं। जो टर्म यूज है बुक में कि लूट, LOOT, जो हिंदी में भी अपने यूज करते हैं। तो जब भी लड़ाई होती थी, वॉरफेयर होता था, तो वो लोग क्या करते थे, जो पार्टी हारी है ऑब्वियसली उसकी सारी चीजों को ले लेते थे, और उसके बाद क्या करते थे, जो आपस में ये लोग जो जीते हैं चीफ, वो क्या करता था अपने फॉलोअर्स में उस लूट को या जो उन्होंने वहां से चीजें इकट्ठी की है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और जो प्रिजनर्स होते थे, प्रिजनर्स कौन से होते हैं, जो ग्रुप हार जाते थे, उनकी जिन लोगों को हराया गया है उनकी ग्रुप्स को बोलते थे कि आप अब हमारे लिए गार्ड्स और सर्वेंट्स की तरह काम करोगे। और इससे क्या होता था, वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते थे। एंड देयर इज अ टर्म इन योर बुक विच इज कॉल्ड क्लाउड, CLOUT। इसका क्या मतलब है, अच्छा अपने जब भी अपना कोई पॉइंट प्रूफ करते हैं तो अपने अपना जो हाथ है वो बहुत तेज से टेबल पे या किसी पे बैंग करते हैं कि देखो आई हैव प्रूव माई सेल्फ। कभी मुट्ठी बंद करके करते हैं, कभी सीधा हाथ जो है टेबल के ऊपर बैंग करते हैं। तो एक तरीके से ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि देखो अगर हम आपसे जीते हैं तो हमने प्रूव किया दैट वी आर नॉट सुपीरियर देन यू।
तो इसीलिए वो कंटिन्यूस वॉर में इंगेज रहते थे ताकि वो प्रूव कर सके कि हम लोग ज्यादा सुपीरियर है। इसके अलावा उनको जो लड़ाई करने के बाद, वॉर करने के बाद जो एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है वो भी ऑब्टेन हो जाए। अब ये जो वॉर लीडर्स है, ये धीरे धीरे जो है इनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई, या ये जिस तरीके से लड़ते थे उस चीज की इम्पोर्टेंस कम हो गई। क्योंकि पहले तो बस इमीडिएट ये लोग रिजल्ट के लिए लड़ते थे कि इमीडिएट हमें जो लूट मिलेगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और हम अपने प्रूफ कर देंगे कि वी आर मोर पावरफुल। पर धीरे धीरे जो है ये लीडरशिप चेंज हो गई टूवर्ड्स दी वेल बीइंग ऑफ कम्युनिटी, यानी जो आपकी कम्युनिटी है उसकी तरफ, उसकी भलाई के लिए। यानी कहीं ना कहीं हम बोलेंगे अब ये जो लड़ाई है ये मूव हो रही थी टूवर्ड्स बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि अब वो ये भी देख रहे थे कि जब हम लड़ेंगे, उसके बाद जब हम जीतेंगे तो उसके जो हमें लूट मिलेगा उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि पूरी कम्युनिटी का क्या हो, भला हो। और उसके बाद वो नए नए इंस्टीट्यूशंस फॉर्म करेंगे जिससे कि हम देखेंगे कि अपना ये जो मेसोपोटामियन सिटीज है ये किस तरीके से आगे चलेगी, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, ब्यूरोक्रेसी कैसे होगी और ये अपनी सिटी को डेवलप कैसे करेंगे। अब जो लीडरशिप डेवलप हो रही थी, ये लोग ये सोच रहे थे कि अगर जब ये जीत जाते थे तो ये प्रेशियस बूटी है, चाहे वो स्टोन्स हो चाहे वो मेटल्स हो, वो सबसे पहले सोचते थे कि इसको हम लोग गिफ्ट करेंगे टू आवर गॉड एंड ब्यूटिफाई द कम्युनिटीज टेम्पल। यानी हम सबसे पहले तो अपने टेम्पल को इससे ब्यूटिफुल बनाएंगे, उसको और मैग्निफिसेंट बनाएंगे, बहुत बड़ा बहुत ग्रैंड बनाएंगे ताकि प्रूव हो कि हाँ आवर टेम्पल इज द you can say the most important and the most beautiful one। उसके बाद अब ये लोग ये भी सोच रहे थे कि हमें अपना ये जो ट्रेड है इसको और प्रॉस्पर कर रहे थे। कैसे? ये अपने लोगों को भेज रहे थे बाहर कि आप हमारे लिए फाइन स्टोन्स लाओ, मेटल लाओ, जिससे कि हम अपने गॉड के लिए और अपने कम्युनिटी के लिए बेनिफिट के लिए इसको यूज कर सके। अब जितना भी पैसा या जो भी इनकी कमोडिटीज, नॉट पैसा एक्चुअली, कमोडिटीज जो इनकी इकट्ठी होती थी, जो कि स्टोन्स होती थी, मेटल्स या वॉट एवर इट इज, उसको ये एफिशिएंटली बहुत अच्छी तरीके से यूज करते थे ताकि वो क्या कर सके, कम्युनिटी की डेवलपमेंट भी कर सके, अपने टेम्पल जो इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था उसको बड़ा और एकदम ब्यूटीफुल बना सके और अपना पावर प्रूव कर सके। क्योंकि इस टाइम तक एक ये आइडियोलॉजी हो गई थी कि अगर किसी राजा को अपना स्टेटस बहुत ज्यादा हाई दिखाना है या अपनी कम्युनिटी पे अपना पावर जो है, अपनी अथॉरिटी प्रूव करनी है और उसको बहुत ज्यादा ही अपने बोलेंगे सुप्रीम बनाना है, तो वो क्या करता था, जनरली अपने टेम्पल को ब्यूटिफाई करता था और दिखाता था कि मैं जो है बाकी कंट्री से कितना ज्यादा ट्रेड करता हूँ, वहां से कितने स्टोन्स मंगवाता हूँ, कितने मेटल इक्विपमेंट्स मंगवाता हूँ। तो जो एन मार्कर है जिसकी स्टोरी हमने कल भी पढ़ी थी, इज द सेम पर्सन हु वांटेड टू शो दैट ही वाज अ किंग with very very high status and great authority, has written in his poem that I was the king who has attained such high status because I have gifted and I have seen to it that my temple is very big and very magnificent, made out of very precious stones and metal brought out from very far off areas, and also by this I am asserting more power on my community। अब इसके बाद देखो कैसे डेवलप हुआ, जो हम टेम्पल सिटी की बात कर रहे थे, एक म्यूचुअल रीइंफोर्सिंग। म्यूचुअल क्या है कि थिंग्स आर बीइंग डन ऑन बोथ साइड, मतलब अब अपने बीच में म्यूचुअल क्या होगा, आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग, यू आर ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू थिंग्स, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स, और उसके बाद उसको अगर प्रॉब्लम है तो अपने सॉल्व कर रहे हैं दोनों साइड से। अब इसमें म्यूचुअल क्या है, दोनों साइड से डेवलपमेंट हो रही थी, विलेजर्स भी कर रहे थे डेवलपमेंट और लीडर्स भी कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, सीधा लीडर्स ये चाह रहे थे कि विलेजर्स जो हैं वो टेम्पल के पास आके रहे ताकि टेम्पल को जितनी भी रिक्वायरमेंट है ट्रेड से रिलेटेड वो फुलफिल हो। और लोग ये सोच रहे थे कि हम अगर टेम्पल के पास जाके रहेंगे
तो हमारे पास ट्रेड की ज्यादा फैसिलिटीज है, हमारे पास ज्यादा इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स है, और ये भी था कि जितना सब लोग पास पास रहेंगे उतनी सिक्योरिटी है, अगर कहीं से कोई अटैक हो गया या कुछ तो सब लोग अगर एक साथ है तो दे विल बी एबल टू फेस द थिंग वेरी वेरी नाइसली। अब इसमें क्या हुआ कि इसके अपने पास एविडेंसेस है कि बहुत सारे विलेजेस जो थोड़ी थोड़ी दूर सिचुएटेड थे वो सारे वहां से हटके कहाँ आके इकट्ठा हो गए, सारे के सारे उरुक का जो टेम्पल था उसके पास आके डेवलप हो गए। इनॉर्मस एरिया था, 250 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया तक डेवलप था, जो कि अपने इंडिया में जो मोहनजोदारो है उससे डबल द एरिया था। दिस एक्चुअली क्लियरली टेल्स अस कि इस टाइम पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा शिफ्ट हुई थी, और जो ये जो पॉपुलेशन शिफ्ट हुई थी उसके बाद इन लोगों ने बहुत कुछ और करना शुरू कर दिया था, जिसमें हम देखेंगे कि इन्होंने डिफेंसिव वॉल बना ली थी बहुत जल्दी, यानी अपने एरिया के कोई अटैक ना कर सके। और ये कंटिन्यूअसली इनकी जो ये डेवलपमेंट है और ये सिटी की डेवलपमेंट है, ये डेवलप कंटिन्यू चलती रही बहुत सालों तक। कंटिन्यूअसली ये एरिया ऑक्यूपाइड थी 4200 BCE से 400 CE तक, और it extended up to 400 hectares, and that clearly shows us कि इसकी कितनी डेवलपमेंट हुई थी इस एरिया की, एंड द पीपल हियर वर लिविंग टुगेदर एंड वर प्रॉस्परिंग टुगेदर। एक और चीज जो अपने को यहाँ पे समझनी है कि क्योंकि कंटिन्यूस वॉर हो रहा था तो इससे क्या हुआ, जो वॉर कैप्टिव्स है उनके वो उनका क्या किया जाता था, जो वॉर कैप्टिव्स है और कुछ लोकल पीपल जो है उनको डायरेक्टली काम करना पड़ता था टेम्पल के अंडर या फिर रूलर के अंडर, और ये जो है ये कंपल्सरी होता था, एज कंपल्सरी होती वहां पे। एक और ही स्टडी लेटर इन डिटेल कि वहां पे पहली बार ऐसा हुआ कि टैक्सेस भी लेने लग गए थे, तो एग्रीकल्चर वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स देयर। तो जितना वो इम्पोर्टेंट था बल्कि उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट था जो वॉर कैप्टिव्स है, यानी वॉर कैप्टिव्स होते हैं, जैसे जो जब वॉर हुई है तो जो साइड हारा है वहां के जो लोगों को पकड़ के लाया गया है वो, और लोकल लोग जो है वो टेम्पल के लिए काम करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। अब इनको पेमेंट कैसे किया जाता था, इनको पेमेंट किया जाता था राशन के थ्रू, यानी इनको कुछ फूड ग्रेन्स और कुछ कपड़े क्लॉथ ऑयल ये सारे दिए जाते थे अकॉर्डिंग टू द वर्क दैट दे डू। नाउ इट हैज बीन एस्टिमेटेड, एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक टेम्पल है जिसको बनाने के लिए अराउंड 1500 मैन लगे थे, जो कंटिन्यूअस 10 आवर्स तक काम कर रहे थे। फिर भी वो टेम्पल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, 5 years to build. We had to they had to build it for 5 years, and along with that we will notice कि मतलब at that time also imagine कि 10-10 घंटे काम करके उन्होंने इतना बड़ा टेम्पल बनाया है, 1500 men working. So temple was such a important thing that was done at that time. Now though this topic is not completed, but we'll complete it tomorrow now. This much I suppose इतना जितना भी हमने किया है is clear to you all. So so for today we'll wind it up. Tomorrow we'll continue with the chapter again.